मैं हूं आपके साथ अनुराग उपांडे और इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं फीवर एफएम के पेज पर। और आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। इसीलिए सही समय पर इसकी दवाई बहुत जरूरी है, इसका उपचार बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना भाई प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। इसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर बिप्लब दास। डॉक्टर बिप्लब दास इज ए कंसल्टेंट जो कि न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो इंटरवेंशन एट एफएमआरआई हॉस्पिटल गुड़गांव में है। एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बिप्लब, कैसे हैं आप? नमस्कार अनुराग जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपके साथ बात करके अच्छा लग रहा है और इट्स ए वंडरफुल फीलिंग। सभी श्रोता को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे बताइए। कि आपको मालूम ही है कि आज सारी दुनिया एक डे सेलिब्रेट कर रही है। सेलिब्रेट करने मतलब अवेयरनेस का डे मान सकते हैं हम लोग। तो जरा लोगों को बताइए और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताइए, क्योंकि ये कितना सीवियर है और ये डिसीज किस हद तक ले जा सकती है इंसान को। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, 29 अक्टूबर। ये एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है वर्ल्ड वाइड स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के बारे में बोलने के मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन इज द हेड सेंटर, हेड ऑफिस, जो हमारा सब कुछ सारा एक्टिविटीज जो बॉडी में होता है, जैसे हाथ पाँव हिलाना, किससे बातचीत करना, जो इमोशनल एक्टिविटीज है, एवरीथिंग इज बीइंग ब्रेन से हमारा कंट्रोल। वजह से कोई पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचते हैं तो उसके वजह से उस एरिया काम करना बंद हो जाएगा, और उसी को ही जो नाम है स्ट्रोक है, या जिसको हम हिंदी में लकवा या पक्षघात बोलते हैं। मोटे मोटे तरीके पे जो ब्रेन स्ट्रोक जो होते हैं या स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं या लकवा, दो प्रकार का होते हैं। जो हमारे आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, वहां पे किसी भी कारण की वजह से क्लॉट से वो रास्ता बंद हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आर्टरीज है या धमनी है वो नसें फट जाए। ब्रेन में नस फटने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो दो प्रकार का आई मीन लकवा या स्ट्रोक हो सकता है। एक तो क्लॉट की वजह से, दूसरा है ब्लीडिंग की वजह से। जो क्लॉट की वजह से जो स्ट्रोक होते हैं वो काफी कॉमन है। मतलब अराउंड आप मान के चलिए दुनिया में 70-80%, 85%, 85% जो है क्लॉट की वजह से स्ट्रोक होता है। और दूसरे तरह का जो ब्लीडिंग की वजह से जो स्ट्रोक होता है वो अराउंड 15-20% आदमी में स्ट्रोक उसी की वजह से होता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई कि ये बहुत जरूरी है लोगों को बेसिक चीज जानना, वरना होते हैं कि उसको लकवा हो गया लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं पड़ता है। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं ना, कैसे पता चलेगा कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ अनुराग जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक बताया कि किसी आदमी को स्ट्रोक या लकवा होता है तो उसको कैसे पता चले, उसका हम्म। लक्षण क्या है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है किसी को, क्योंकि आपको जब पता चलेगा तभी तो हॉस्पिटल जाएंगे या उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, है ना। जी। स्ट्रोक के जो लक्षण हैं, किसी आदमी किसी व्यक्ति को स्ट्रोक किसी भी समय फटक से आ सकते हैं। तो यूजुअली सब कुछ ठीक रहता है, उनको सडनली ऐसा हो गया कि हाथों में या पाँव में कमजोरी आ जाना, या चलने में लड़खड़ाना, जैसे दारू पी के चलते इस तरह का हो जाना, या आंखों से दो दो चीज दिखाई देना या कंप्लीटली ना दिखाई दो। उससे ज्यादा है कि जैसे बोलने में उनको लड़खड़ाना, मतलब स्लार्ड स्पीच जिसको हम बोलते हैं, या मुंह टेढ़ापन हो जाना, जैसे मुंह पकड़ लीजिए, आप दांत दिखाने के लिए बोलेंगे तो मुंह इस तरह में फेशियल डेविएशन हो जाना। तो ये सारा जो लक्षण है ये स्ट्रोक के लक्षण होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को पूरा कंप्लीट पैरालिसिस लेके ही स्ट्रोक होता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब माइल्ड स्ट्रोक भी हो सकता है जिसमें कमजोरी थोड़ा सा कम होता है, इस तरह होता है जैसे हाथों में ग्रिप में कमजोरी आ जाना। तो ये सारा स्ट्रोक के लक्षण है। इसको हम याद रखने के लिए, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फास्ट बोल के एक एक्रोनेम है जिससे हम ये याद रख सकते हैं, या सेव मी बोल के एक एक्रोनेम है। सिमिलरली हिंदी में हम बचाव बोलते हैं, बा का मतलब बाहू में कमजोरी आ जाना, तो इस तरह से। तो ये लक्षण जानना और इसका अवेयरनेस होना, सबको इसके बारे में जानना सबसे जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी को इसके बिल्कुल बारे में जब पता चलेगा तभी उनको लेके इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब कैसे आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, प्रिवेंशन जो है ऑलवेज बेटर देन क्योर, जो हम लोग सभी समय बोलते हैं। कोई चीज हम जी। प्रिवेंट कर पाते हैं तो प्रिवेंट पहले करें, उसको होने क्यों दे, है ना। तो बात वहीं पे आता है। तो हमारे जो स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स थे हम उसको प्रिवेंट कर पाए, तो आप मान के चलिए कि 70-80% जो है हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रोक का जो रिस्क फैक्टर्स, यूजुअल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे किसी को डायबिटीज है,
किसी को ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम जैसे रिदम, जो हार्ट का रिदम है वो रेगुलर नहीं है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, या हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है। ये सारा यूजुअल जो कॉजेज है, रिस्क फैक्टर है, इसको ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बिना हम लोग आजकल जो देख रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आजकल स्ट्रोक जो है काफ़ी यंग एज में हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले हम जो बोलते थे ना, किसी को लकवा हो गया तो काफ़ी शायद बुजुर्ग होंगे, काफ़ी वो एज हो गए, ऐसा नहीं है। आजकल जो है, जो स्ट्रोक होता है, जैसे आप मान के चलिए 20-30 ईयर्स में भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो स्ट्रोक लेके आते हैं। सो उनका कारण क्या है? जो कारण है, जैसे कि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आप मान देखिए एकदम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया ना। पहले हम लोग काफी खेल, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी काफी होते थे, बाहर में आउटडोर एक्टिविटीज होते थे, खेलने जाते थे, तो वो सारा चीज आजकल एकदम ही लिमिटेड है। इसके ऊपर आगे आपका जो डेली एक्टिविटीज में इतना सारा स्ट्रेस है, उसके ऊपर आप मान के चलिए पोल्यूशन है। सो ये सारा होने की वजह से ये रिस्क फैक्टर्स काफ़ी हैं। तो मेरा ये मानना है, ये हमारा जो मेडिकल फैटर्निटी का हम लोग ये बोलना चाहते हैं, स्ट्रोक ना हो उसके लिए आपको सभी समय एक्टिविटी बनाना है। एटलीस्ट मॉर्निंग या इवनिंग को हाफ एन आवर 20 मिनट्स तक ब्रिस्क वॉक करिए, या नहीं तो कुछ जॉगिंग कर सकता है, या आउटडोर कुछ खेल सकता है, पकड़ लीजिए बैडमिंटन खेल लिया या जॉगिंग कर लिया। तो इससे आपका जो ब्लड, जो ब्रेन में या हार्ट में, सारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। योर मेंटल हेल्थ बिकम्स बेटर। ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्ट्रोक के लिए चाहिए, ये सारा बॉडी हेल्दी, बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए चाहिए। आपका हार्ट भी अच्छे से काम करेंगे, पाम अच्छे से करेंगे। सो ये सारा प्रिवेंशन ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल एडवाइस कि स्मोकिंग ना करें। हाँ, स्मोकिंग से काफी, मतलब नॉट ओनली ब्रेन, हार्ट, सभी जगह पे इसका इम्पैक्ट आते हैं। और अल्कोहल का लिमिटेड मात्रा में लेना जरूरी है। क्या बात, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे सरल भाषा में आपने समझाया। बहुत कमाल है। जितने लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। अच्छा, स्ट्रोक के Right. ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते देखिए, हम लोग अभी तक ये बता रहे हैं कि स्ट्रोक जो है इमरजेंसी है। इमरजेंसी इसलिए है कि जो ब्रेन में जैसे क्लॉट चले गए हैं, क्लॉट की वजह से जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो एवरी मिनट हम उस ब्लड क्लॉट को ना करें, मतलब रास्ता दोबारा ना खुले, तो ब्रेन के जो एरिया है परमानेंट डैमेज हो जाता है। परमानेंट डैमेज हो गया तो पैरालिसिस जो है आपका, आइदर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जान जा सकते हैं उसके वजह से, या उसके वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है। मतलब आप जैसे व्हीलचेयर बाउंड हो गया, चलना ना नहीं कर पाना, या बेड बाउंड हो गया है। ये एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होता है एक फैमिली के लिए। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा हमारा इंस्टीट्यूट में या ओनली इंडिया में अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड जो रिकॉग्नाइज ट्रीटमेंट है, जो स्ट्रोक के लिए दे सकते हैं, दो प्रकार का ट्रीटमेंट है। एक है कि हम एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो जो ब्रेन में जो क्लॉट गया है, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोलाइसिस। जो हमने इंजेक्शन लगा दिया और जो ब्रेन में क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर दिया, और खून बहना दोबारा शुरू हो गया, रास्ता जो ब्लॉक था उसको खोल दिया। या क्लॉट की मात्रा जो ज्यादा ज्यादा हो तो इस इंजेक्शन से खुलते नहीं है। तो हमें साथ ही साथ और एक चीज करना है कि छोटे छोटे कैथेटर हम ब्रेन तक लेके जा सकते हैं अंदर में। जैसे छोटे छोटे कैथेटर लेके हम ग्रॉइन से या हाथ से लेके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, बाहर से कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, और उसी क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। सिंपल बात है, एक ट्यूब है, पानी या खून उससे बह रहा है, उसमें ब्लॉक हो गया, उस ब्लॉक को खोलना है, इधर उसको डिसॉल्व कर दो, या उस जो ब्लॉक है उसको निकाल के बाहर ले आओ। ये दो प्रकार का ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट जो टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड है मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन में डैमेज होने के पहले पहले हमें करना है। वो रास्ता हमें पहले पहले खुलना है, ब्रेन डैमेज होने के पहले, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया तो हो गया, तब खुल के इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये लक्षण, जो स्ट्रोक के जो लक्षण है, लकवा के जो लक्षण, इसको जाने। और किसी भी को ये इस पर कोई तकलीफ होता है तो हॉस्पिटल जहाँ पे स्ट्रोक के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वहां पे जाए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। उससे आपको कंप्लीट रिकवरी भी हो सकता है। आई रिपीट अगेन, इससे आपको कंप्लीट रिकवरी भी हो सकता है। चाहे, मतलब शर्त ये है कि आप टाइम पे पहुंचे और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। हैं? अच्छा, आजकल स्ट्रोक के बारे में बहुत ही डिस्कशन किया जाता है, चारों तरफ लोग बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्ट्रोक या लकवा जो है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हम्म। ट्रीट हम तभी कर पाएंगे जब आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचेंगे। और ट्रीटमेंट मतलब ये नहीं कि इससे आपको कंप्लीट रिकवरी हो सके। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि स्ट्रोक को जो लक्षण मैंने आपको बताया है, आपके साथ शेयर किया, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, उसको पहचानें।
उसको फैमिली मेंबर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। पकड़ लीजिए मुझे स्ट्रोक होगा तो मैं जाके तो नहीं बोल पाऊंगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को जानना जरूरी है कि इससे ये शायद स्ट्रोक हो सकता है। तो इसीलिए स्ट्रोक का लक्षण जो है उसको पता करना जरूरी है, पता रहना जरूरी है, और ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक मूवमेंट होना चाहिए कि सबको स्ट्रोक के बारे में पता हो, और सो दैट कि इसका ट्रीटमेंट सब लोग ले सकते हैं, किसी को इस तरह का तकलीफ होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको प्रिवेंशन के लिए आपको लाइफ एक्टिव रहना चाहिए, जिससे कि आपको स्ट्रोक हो ना ही हो, मतलब इससे आपको हार्ट भी और ब्रेन भी अच्छे से काम करे। तो लास्ट में इतने लोग जो देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में, उन सबको आप क्या एक या दो चीज बोलना चाहेंगे कि ये बहुत जरूरी है, ये कर लो, कभी जिंदगी में नहीं होगा? हाँ अनुराग जी, मैं तो इस माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूँ, और मैं ये बोलना चाहूंगा, फिजिकली एक्टिव रहिए। जो नंबर एक। सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे हमने जितना हम खान मतलब इनपुट्स ले रहे हैं, हम उसको बर्न आउट करना जरूरी है। तो बर्न आउट हम्म। तभी होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा टाइम निकाल के फिजिकल एक्टिविटी करें, इससे काफी फायदा होगा आपको। ये नहीं कि स्ट्रोक के लिए, ये आपका स्ट्रोक के लिए काम करेंगे, हार्ट के लिए काम करेंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आप इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर तक, इधर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग के लिए जाइए। और जहां तक स्ट्रोक के बारे में जो बताया मैंने, उसका जो लक्षण है, जो साइन सिम्टम्स है, उसको आइडेंटिफाई करना, घर में परिवार में सबके पास अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, रेडियो में भी कहता हूँ कि एक तो शुगर बिल्कुल कम कर दीजिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। ये जो शक्कर खाते हैं एब्सोल्युटली। हम लोग जितना, ये जहर है, पॉइजन है। और दूसरा, यस। आप फास्टिंग जरूर रखें। मैं सबसे यस। रिक्वेस्ट करता हूँ कि फास्टिंग बहुत जरूरी है। 7 दिन में, चाहे वो धर्म के नाम पे करें या तो आप अपने शरीर के हिसाब से करें या किसी भी हिसाब से करें, बट फास्टिंग बहुत जरूरी है। हम लोग इंटरमीडिएट फास्ट करते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना? तो मुझे मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आपको क्या लग रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली फास्टिंग इंटरमीडिएट, देयर आर सम लिटरेचर डाटा आल्सो, जिसमें कि वो बोलते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो उसमें भी हेल्थ के लिए बेटर होता है। दैट इज गुड आल्सो। सो आई आल्सो क्या? मिस दैट पॉइंट कि शुगर का जो लेना है, जो मीठा चीज है, उसमें कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी हम ज्यादा कुछ लेंगे, जैसे घी मक्खन वाला चीज या हाई रिच फूड, तो उसका हम बर्न आउट नहीं करते। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको पैरालाइज की ओर ले जा सकती हैं, लकवा की ओर ले जा सकती हैं। तो प्लीज इसके लिए सीरियस रहें, क्योंकि आजकल हम लोग डॉक्टर की जानते तो सब बात है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत गलत बात है। प्लीज आप फॉलो भी कीजिए, बहुत छोटी छोटी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर एब्सोल्युटली। आपको मिठाई कोई दिखी है तो आप कुछ मत कीजिए, शाम को 3 बजे के बाद मत खाइए, कल खाइए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन 3 बजे के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में लगता है वो नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर पेपर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। एंड थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत में, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड सभी श्रोता को मैं यही बोलूंगा कि आप ये जो मैसेज, सबको एक्टिव रहना चाहिए, जैसे अनुराग जी ने भी बताया, वो करिए, स्ट्रोक का अवेयरनेस बढ़ाइए, जैसे कि और भी किसी को भी इसको तकलीफ होता है तो उसका ट्रीटमेंट ले पाए, उससे कंप्लीट रिकवरी हो पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।